स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें महेश वर्णवाल सर की जो बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसको पढ़ाया जा रहा है और ये इसका चौथा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने भारत के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और इसके बाद भारत की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था। इसके बाद भारत की भू आकृति के बारे में तीसरा जो वीडियो आया था, तो भारत की भू आकृति का पहला वीडियो में हम लोगों ने भारत का जो उत्तरी भाग में जो पर्वतमाला है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो सेशन है वो उसमें हम लोग भारत की भू आकृति का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के पठारी भाग को देखेंगे, भारत के मैदानी क्षेत्र को देखेंगे और द्वीप समूह तथा तटों को देखेंगे। ये जो सेशन है दोस्तों, ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और जितने भी रेलवे एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा और जिसके बाद आपको एक बहुत ही समग्र अध्ययन मिलेगा और एक नॉलेज आप में विकसित हो जाएगा ज्योग्राफी के बारे में, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो इसके पहले के वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो महेश वर्णवाल सर की है उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं भारत की भू आकृति का दूसरा सेशन और इसमें हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार को। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की भू आकृति को 5 प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका पहला जो भाग था उत्तर भारत की पर्वतमाला, जिसको हिमालय कहते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था तीसरे वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ये दूसरा पार्ट है। भारत के भू आकृति का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही भाग है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप पहले जाकर इसके पहले के वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, यह और एक बात बता दूं कि थोड़ा वीडियो आने में टाइम लग गया, लेकिन अब से रेगुलर हर दिन पर डे एक वीडियो आने लगेगा। हाँ, संडे को छुट्टी रहेगा, यानी कि संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन मंडे टू सैटरडे पर डे 1 वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। और गोंडवाना भूमि कौन सा है? तो जो आज मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वही मुख्य जो है गोंडवाना भूमि है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार भी जो था वो पहले गोंडवाना भूमि का भाग था और यह त्रिभुजाकार आकृति में है। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मैप देखे होंगे, चलिए आपको मैं मैप भी दिखला देता हूं। तो आप जब मैप देखिएगा तो आप इस तरह से मैप देखते हैं, ये भारत की आकृति है और इसमें देख लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये इस तरह से, यही है पठारी भाग, भारत की पठारी भाग। ठीक है, तो ये किस तरह की आकृति में बना हुआ है? तो ये है पूरी के पूरी तरह से एकदम त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के किनारे किनारे इस साइड में यानी कि मैदानी भाग है, छोटा थोड़ा इधर देखिए, पश्चिमी भाग में थोड़ा कम है और पूर्वी भाग में थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको जो है इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे और इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलेंगे। और ये पठारी भाग है और पठारी भाग में विभिन्न पर्वतमाला रहेगा, उसको पढ़ेंगे, पहाड़ियों को देखेंगे। जैसे हम लोग अरावली पर्वत को जानेंगे, नीलगिरी को जानेंगे, अन्नामलाई को जानेंगे और कार्डेमम पहाड़ियों को जानेंगे। इस बार 65वीं बीपीएससी के पीटी में भी आया था कि भारत के दक्षिणतम
जो है पॉइंट है वो रामेश्वरम, उसके नज़दीक में सबसे नज़दीक में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो बहुत सारे लोग नीलगिरी को मार दिए थे या फिर अन्नामलाई को मार दिए थे, लेकिन आपको बता दूं कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको जब मैं मैप से बताऊँगा तो पूरे के पूरे तरह से समझ में आ जाएगा और आपको वो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक इस सेशन का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको मैप के द्वारा बताया जाता है। और महेश बर्णवाल सर की जो ज्योग्राफी बुक है, जो बहुत ही बेस्ट बुक है, आप अगर इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे तो बुक का रिव्यू भी मैं दे चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। अभी पहला जो पर्वतीय भाग था उसको तो पढ़ लिए थे, लेकिन दूसरा जो पार्ट है भू आकृति का, भारत की भू आकृति का प्रायद्वीपीय पठार, उसको देख रहे हैं। तो यह जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है, यह त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर के मध्य है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। आगे कहता है कि अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ जो मेघालय, जिसको मेघालय की पहाड़ियाँ भी कहा जाते हैं, इस पठार की उत्तरी सीमा तक फैली हुई है। यानी अरावली जो है वो कहाँ है, तो दक्षिण भारत की या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है भारत की, जो उसकी जो उत्तरी सीमा है उस पे अरावली मिलेगा, राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेगा और शिलोंग की पहाड़ियाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि राजमहल और मेघालय की पहाड़ियों के मध्य राजमहल गारो गैप स्थित है, जो जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ है। आप अगर आकृति में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, आपको मैं पहले दिखला देता हूँ कि इस तरह से जब हम लोग आएंगे मैप में, तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये अरावली की पर्वत है। यानी इस तरह से अगर प्रायद्वीपीय पठार है तो इसकी जो उत्तरी सीमा पर है वो अरावली की पहाड़ी मिलती है। इसके बाद राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ बिहार, दक्षिणी बिहार के कुछ क्षेत्र आता है और छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद ये जो गारो खासी जयंतिया है, शिलोंग की पहाड़ियाँ या मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ये है। तो ये तीनों जो है भारत की उत्तरी सीमा पर पाए जाते हैं, पड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावे और इन दोनों के बारे में बता दिया जाए तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं, इसके बाद देखेंगे। आगे कहता है कि शिलोंग की पहाड़ियाँ जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, इस पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यानी कि अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। आगे कहता है कि राजमहल की व मेघालय की पहाड़ियों के मध्य राजमहल गारो गैप स्थित है। यानी कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी इस तरह से, और इधर गारो की पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, तो राजमहल गारो गैप स्थित है, जो जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ है। ठीक है। तो यह निर्मित हुआ है जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा ढक जाने से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। यानी अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसकी जो ढाल है वो किधर की ओर है, तो उत्तर की ओर है और पूर्व की ओर है। और इसकी जानकारी जो हमें मिलेगी वह हम जान सकते हैं कि सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि सोन जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। इसके बाद चंबल जो है ये इस तरह से इधर की ओर जाती है, ये भी उत्तर की ओर बहती है, और दामोदर जो है वो पूर्व की ओर जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नदियाँ तो उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगी या उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ेगी जिधर उन लोगों को ढाल मिलेगा। तो इसी तरह से इसी तथ्य के आधार पर कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी और ढाल जो है वो उत्तर और पूर्व की ओर है। दक्षिण भाग में इसकी ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में पहुँचेंगे, इस तरह से अगर भारत है, तो आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग दक्षिण पठार के इस दक्षिणी भाग में, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में चलेंगे तो ये भाग ऊंचा हो जाता है और ये भाग नीचा हो जाता है। और इस भाग में पश्चिमी जो तट है इसमें बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, उतना गैप नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गैप मिलता है और कम पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है। और इस तरह से इधर की ओर ढलान दक्षिणी भारत में मिलता है। आगे कहता है कि इसकी जो
जानकारी जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की दिशा से स्पष्ट हो जाता है। ये सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, इस दिशा में बहती हैं। आगे हम लोग मैप में भी देखेंगे। आगे कहता है कि भारत में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। ये बात सही है कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, एक विशाल क्षेत्र तो हमने बता दिया, लेकिन ये बहुत भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बुंदेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दंडकारण्य पठार जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा रायल सीमा का पठार जो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर तेलंगाना का पठार जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शिलोंग का पठार अभी हम लोग ऊपर में चर्चा कर रहे थे, जो कि मेघालय में पड़ता है। इसके अलावा हजारीबाग व छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में शामिल है। ये सारे चीज़ जो पठार हैं, ये सब प्रायद्वीपीय पठार के अंग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सबके बारे में बारी बारी से जानकारी लेंगे। कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठारी भाग है। किस तरह का भाग है यह? तो अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठारी भाग है। प्राचीन है, ये नया नहीं है, ये पुराना है। आगे कहता है कि यहाँ प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष पाए जाते हैं एवं हिमाच्छादन की भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में, पठारी भागों में पर्वतमाला भी है जो प्राचीन है, इनका भी अवशेष पाए जाते हैं, और साथ में हिमाच्छादन की भी प्रमाण मिलते हैं। यानी बर्फ़ जमने का या बर्फ़ जमा होने का भी प्रमाण मिलता है, जो पहले था, अभी की बात नहीं कर रहा है ये। आगे कहता है कि जहाँ हिमालय में क्षैतिज संचलनों के उदाहरण है, वही प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लंबवत संचलन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानी कि हिमालय में संचलन कैसा है? तो क्षैतिज है, और प्रायद्वीपीय पठार में कैसा है? तो लंबवत है। आगे कहता है कि अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। यानी अरावली पर्वत जो हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, और अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो यह किस काल की है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की है। और यह किस तरह की चट्टानों से निर्मित है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है, और वो अत्यधिक प्राचीन है। और ये भी कहा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो अरावली ही है। तो ये जान लीजिए एक पॉइंट। और यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये बहुत पूछा जाता है कि अरावली जो है किस तरह का पर्वतमाला है, तो यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। आगे कहता है कि यह विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े दोस्तों, तो कहता है नेक्स्ट है कि इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरावली जो है इस दिशा में इस तरह से है। ठीक है, इसको इस तरह से ना बनाकर मैं इसी रूप में बनाऊंगा जिस तरह से इसका मोटाई बताया गया है, इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो ये दक्षिण पश्चिम में इस साइड में इसका चौड़ाई ज़्यादा है, और ये जब उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से बढ़ते हुए आएंगे हम लोग, तो इसकी चौड़ाई जो है वो कमते जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि अरावली की अधिकतम ऊंचाई जो है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली की, माउंट आबू के गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अरावली की अधिकतम ऊंचाई, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अब आगे चलते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो ये भी पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत किस तरह का पर्वत है? तो यह मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखें तो यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है, और साथ में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो मालवा पठार है, उसके दक्षिण भाग में अगर इस तरह से इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है अगर, और यहाँ पे ये है, क्या बोला जाता है आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश है, एमपी है। तो इस तरह से देखिएगा, ये मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के दक्षिण में इस तरह से विंध्याचल पर्वतमाला मिलेगा, और इसके ठीक नीचे में सतपुड़ा पर्वत मिलेगा,
और इन दोनों के बीच में ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी गुजरेगी और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बारे में नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, विंध्याचल जो है अत्यधिक पुरानी और मुर्दार घर्षित मुर्दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है एवं उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, तो वह है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से 1200 मीटर है। किसकी? तो विंध्याचल पर्वतमाला की कितनी ऊंचाई है? तो 700 से 1200 मीटर तक। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से अगर इस दिशा से अगर हम लोग पूर्व की ओर चलेंगे तो कहता है कि भारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1050 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व तक चलेंगे तो सबसे पहले भारनेर मिलेगा। इसके बाद भारनेर कहाँ? तो एमपी के साइड में मिलता है। इसके बाद कैमूर है, तो कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? हम लोग देखते हैं कि जो कैमूर है, कैमूर ज़िला है बिहार का, वो है, वो भी किसका भाग है? तो विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसके बाद पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो झारखंड में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे किसके भाग है? विंध्याचल पर्वत के भाग हैं। आगे कहता है कि सतपुड़ा ब्लॉक, जो हमने बताया कि सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के ठीक समानांतर नीचे में है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। तो सतपुड़ा ब्लॉक जो है पर्वत है, सतपुड़ा कैसा पर्वत है? सतपुड़ा तो ब्लॉक पर्वत है और जिसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की प्रसिद्ध भूभ्रंश घाटियाँ स्थित हैं। भूभ्रंश घाटियाँ दो जिससे नदी होकर गुजरती है और पहाड़ियों के बीच से, उसको भूभ्रंश घाटियाँ कहते हैं और घाटी बोलते हैं। और उसमें से अगर देखा जाए तो सतपुड़ा अगर इस तरह से है, आपको बता दूं कि इस तरह से अगर सतपुड़ा है, सतपुड़ा पहाड़ी है और इस तरह से विंध्याचल है, विंध्याचल ये सतपुड़ा है, तो इसके सतपुड़ा के उत्तर में यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है और इसके नीचे से जो है वो ताप्ती नदी गुजरती है, ये जिसको तापी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर कहता है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर फैली हुई है, तो मैं पहले ही बताया हूँ, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाले पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। अब आपको मेन पॉइंट ये जानना है कि जो सतपुड़ा पर्वत है उसके अंतर्गत राजपीपला से स्टार्ट होता है, या राजपीपला जो है वहाँ से स्टार्ट होगा और यह महादेव पहाड़ी के रूप में मिलेगा और इसके आगे मैकाले पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ और एमपी के साइड में जो है, मेनली छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वो भी किसका भाग है? सतपुड़ा रेंज का ही भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है या उसी का हिस्सा है। और यह छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार है कहाँ? तो ये झारखंड में है और उसके पश्चिमी सीमा तक जो है वो क्या फैला हुआ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की श्रृंखलाएँ फैला हुआ है और जिसके अंतर्गत मैकाले पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे अधिक ऊंचाई जो है महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी नगर के निकट धूपगढ़ी है, या धूपगढ़ जिसको बोलते हैं, 1350 मीटर है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा कि किस ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की कौन सी है? तो वह धूपगढ़ी है। नेक्स्ट कहता है कि मैकाले जो है, जो मैकाले क्या है? सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है। तो मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो 236 मीटर ऊंचा है और यहाँ से मैकाले का जो अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी, वहाँ से सोन, नर्मदा और दामोदर, सॉरी यहाँ दामोदर नहीं, महानदी होना चाहिए, तो सोन, नर्मदा और महानदियों का उद्गम वहाँ से होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अमरकंटक के उत्तर भाग में अमरकंटक है तो उत्तर ओर सोन निकलता है, इसके बाद इसके इधर पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है और पूर्व की ओर दामोदर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि मैकाले श्रेणी के से पूर्व की ओर जाने पर छोटा नागपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। हमने अभी कहा कि छोटा नागपुर पहाड़ी के पश्चिम में और कौन सा है? तो सतपुड़ा रेंज है, यानी सतपुड़ा रेंज का मैकाले पर्वत है। तो मैकाले पर्वत अगर छोटा नागपुर से अगर पूर्व की ओर है, ये अगर मान ली जाए ये मैकाले है और ये छोटा नागपुर है, तो इससे ही अगर पूर्व की ओर
है तो ये इससे क्या होगा, पश्चिम की ओर है। पश्चिमी सीमा पर छोटा नागपुर है, मेघालय के पश्चिमी सीमा पर छोटा नागपुर है, या छोटा नागपुर के पूर्वी सीमा पर मेघालय है। बात तो बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट आगे कहता है कि मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी वस्तुतः दक्षिणी बिहार का ही अंग हैं। यानी कि मेघालय में जो हम लोग तीन पहाड़ियों को देखते हैं, गारो खासी जयंतिया, मेघालय पूरी का पूरा ये जो है लगभग जो है पहाड़ों पर ही स्थित है। और गारो गारो खासी जयंतिया इसी क्रम में आपको वहाँ पे इसी रूप में तो है ही, इसी रूप में आपको इस तरह से पहाड़ियाँ मिलेंगी, गारो खासी जयंतिया। तो ये भी पहाड़ियाँ जो है दक्षिण प्रायद्वीप का ही अंग है। आगे कहता है कि छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार जो है संप्राय मैदान है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस तरह का मैदान है, तो संप्राय मैदान है। और संप्राय मैदान उसको कहते हैं जो पहाड़ियों पर कुछ अगर समतल बन जाए और बहुत विशाल रूप से मैदानी भाग के रूप में समतल भूमि मिले पहाड़ों पर, तो उसको संप्राय मैदान कहते हैं। तो छोटा नागपुर स्थित जो रांची का पठार है वो संप्राय मैदान है। आप जान लें कि रांची पूरा का पूरा पहाड़ों पर ही स्थित है, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो मैदानी भाग पहाड़ों पर ही बना हुआ है। आगे कहता है कि संप्राय मैदान का सुंदर उदाहरण है, यानी बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। इसके आगे कहता है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे एसएससी हो, पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो उसे छोटा नागपुर को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है, ठीक है। आगे कहता है कि शिलोंग पठार, जो कि मेघालय पठार को ही बोला जाता है, शिलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। यानी शिलोंग पठार आपसे पूछा जाएगा कि किसका भाग है, तो छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं जो नेक्स्ट भाग है, हम लोग अभी दूसरा क्या बोला जाता है, हम लोग अभी दूसरा हम लोग सॉरी जो भारत की भू आकृति है उसका हम लोगों ने दूसरा पार्ट देखा था। पहला पार्ट तो उत्तर भारत की पर्वतीय माला था, उसके बाद था जो है प्रायद्वीपीय पठार आया था। इसके अंतर्गत हम लोग अब देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट देखिए, जब भारत को देखेंगे हम लोग तो अभी चलिए हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए यही है पश्चिमी घाट, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट है। तो इसको पहले देख लीजिए कि सबसे पहले ये देखिएगा कि इसको जो है ये जो गुजरात है, ये गुजरात है, ये पूरा गुजरात है। तो गुजरात से लेकर के गोवा का तक का जो तट होगा उसको कोंकण तट बोला जाता है, और उसके बाद को के तट को मलाबार तट बोला जाता है। और पश्चिमी घाट को पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को जो है वो सहाद्री नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस पश्चिमी घाट में ढेर सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी। इस तरह से ये जो आकृति आप देख ही रहे होंगे, इन पहाड़ियों में अगर देखेंगे तो हम लोग सतमाला पर्वत श्रेणी मिलता है, इसके बाद हरिश्चंद्र पहाड़ी, और हरिश्चंद्र पहाड़ी के बाद अगर इनमें देखेंगे तो महाराष्ट्र में दो दर्रा मिलता है। दर्रा जो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। इसके अंतर्गत थाल घाट भोर घाट मिलता है। तो थाल घाट और भोर घाट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से पुणे जाने का जो रास्ता है, चाहे वो रेल मार्ग हो चाहे वो सड़क मार्ग है, वो भोर घाट से है। और महाराष्ट्र से नागपुर जाने का जो रास्ता है वो थाल घाट से है। और थाल घाट से ही दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र से अगर हमको मुंबई से हमको अगर जाना होगा कलकत्ता, तो वो हम लोग थाल घाट होकर जाएंगे। और मुंबई से अगर हम लोगों को जाना होगा चेन्नई, तो चेन्नई हम लोग भोर घाट होकर जाएंगे। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है उसको सहाद्री कहते हैं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसके अलावा जब आगे चलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी हमको, और नीलगिरी के बाद जब हम लोग आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है। और इसके बाद ये भी कहा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थल को नीलगिरी कहते हैं, या वहीं पे अन्नामलाई मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जब नीचे में चलेंगे तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पश्चिमी घाट को देखते हैं, पश्चिमी घाट की विशेषता क्या है। और ये जो है पठारी भागों का ही एक हिस्सा है, ठीक है।
ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये भू आकृति भारत की भू आकृति का एक हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे कहता है कि पश्चिमी घाट जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये तो मैंने बता ही दिया कि गुजरात में जो ताप्ती नदी है जो गिरती है अरब सागर में, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक लंबाई में यह विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, फॉल्ट स्क्रैप है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है ये वास्तविक, आपको इसका ये जो है वो वास्तविक पठारी वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठारी का ही एक अग्रभ्रंश कगार है। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि यह एक अग्रभ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। तो ये एक तरह से उठा हुआ भाग है, पठारी भाग का उठा हुआ भाग है। और यह क्यों बना था? क्योंकि जब भारत और अफ्रीका अलग हो रहे थे, ये जब आप बहुत पुराना मैप जब देखिएगा, आप जब एटलस देखिए कभी, आपको मैं दिखलाऊंगा, तो भारत जो जितने भी स्थल मंडल हैं वो सब के सब वो जॉइंट थे, ये अलग नहीं थे। धीरे धीरे घसकते घसकते ये एक दूसरे से अलग होते गए। और इसी क्रम में आप देखिएगा कि बहुत पहले अफ्रीका और इंडिया जो है वो एक में मिला हुआ था। ठीक है। तो उस तरह से जब अलग होने लगे तो उस समय ही यह जो पश्चिमी घाट का जो पहाड़ियाँ हैं वो उसी समय उत्पन्न हुई थी। आगे कहता है कि पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ में स्थित है जो एशियाई सिंह के लिए विश्व विख्यात है। तो ये जान लीजिए कि पश्चिमी घाट के जो उत्तर में गुजरात पड़ता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गिर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, वो तो गुजरात में है और वहाँ एशियाई सिंह के लिए बहुत वो क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। आगे कहा जाता है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ताप्ती से 16 डिग्री नॉर्थ तक के बेसाल्ट लावा का प्रवाह मिलता है। तो दोस्तों कहता है कि ताप्ती नदी जो है वहाँ से ताप्ती नदी से 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक बेसाल्ट लावा का प्रवाह मिलता है और इसके बाद 16 डिग्री नॉर्थ से पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में, यानी कि अगर ताप्ती ये नदी है तो उससे 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वहाँ तक आपको बेसाल्ट लावा मिलेगा। और इसके बाद दक्षिणी भाग जो है पश्चिमी घाट का 16 डिग्री नॉर्थ से कन्याकुमारी तक, उस भाग के बारे में बोला जा रहा है कि ग्रेनाइट और निस्ट की चट्टानें मिलती हैं। तो नीलगिरी तक जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्रेनाइट और निस्ट की चट्टानें मिलेगी 16 डिग्री नॉर्थ से नीचे की ओर जाएंगे तो। इसके बाद कहता है कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। इसकी ऊंचाई जो 518 मीटर, 229 मीटर और 300 मीटर है। थालघाट की ऊंचाई जो है कितनी है, ये मैंने पहले बताया था कि ये तीनों क्या हैं, दर्रा हैं। और 581 मीटर जो है थालघाट की लंबाई है, 229 जो है भोरघाट की है, और पालघाट जो कि केरल में पड़ता है वो 300 मीटर ऊंचा है। आगे कहता है कि महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री में स्थित थालघाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई जो है 583 मीटर है या 581 भी बोला जाता है। वहाँ से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग या सड़क मार्ग गुजरता है, ये मैंने पहले ही बताया है। आगे कहता है कि भोरघाट भी महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री में ही स्थित है और मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग और सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। आगे कहता है, ये सब मैंने बता दिया है इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आगे कहता है कि नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणियाँ के बीच केरल में स्थित पालघाट दर्रा है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि पालघाट दर्रा किन के बीच स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है पालघाट स्थित है। और यहाँ से कालीकट, त्रिचूल, कोयम्बटूर, इरोड जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग गुजरता है। तो कालीकट से अगर इरोड जाना होगा या त्रिचूर जाना होगा तो हमें कहाँ से जाना होगा, पालघाट होते हुए जाना होगा। आगे कहता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कलसूबाई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि उत्तरी सह्याद्री या पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी सह्याद्री का सिर्फ यह है, तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई है।
आगे कहता है कि महाबलेश्वर भी इसी का एक प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो महाबलेश्वर से होता है। और महाबलेश्वर कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से, इस तरह से अगर भारत है तो पश्चिमी घाट से यह उदित होकर पूर्वी घाट से होते हुए आकर कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग भारत के नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो कृष्णा नदी का भी तंत्र को जानेंगे। आगे कहता है कि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई दोदा बेटा यानी कि सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन है, तो दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है ऊटक मंडक या ऊटी जो बोलते हैं वह नीलगिरी में ही स्थित है। तो ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। आगे कहता है कि नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ फैली हुई है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है जो 2695 मीटर ऊंची है। और ये सह्याद्री जो है यानी कि संपूर्ण पश्चिमी घाट का संपूर्ण पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तो अन्नाईमुडी, जो कहाँ स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है, तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। आगे कहता है कि अनाईमुडी के निकट ही पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ फैली हुई है। यानी पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो अनाईमुडी के दक्षिण में स्थित है। और इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो रामेश्वरम के सबसे नज़दीक हैं। आगे कहता है कि सेनकोटा गैप जो है कार्डेमम पहाड़ियाँ में ही स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेनकोटा गैप कहाँ स्थित है, तो कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल जो है पालनी पहाड़ियों में ही तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, पालनी पहाड़ियों में स्थित है। और कहाँ, किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी घाट के बारे में। और ये दोनों घाट किस में पढ़ते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार भारत की भू आकृति का हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो था उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला था। आगे चलते हैं तो पूर्वी घाट श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलता, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ इसे जगह जगह पर काट देती हैं। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो पठारी भाग है, इस तरह से अगर दक्षिण भाग है, तो पश्चिमी घाट तो पूरी तरह से आपको पैक मिलेगा, कहीं कहीं गैप है इसमें। ठीक है, कुछ ही दर्रे मिलते हैं। लेकिन पूर्वी घाट जो है ये पूरी की पूरी एकदम श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलेगा, ये कहीं कहीं खाली मिलता है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि महानदी है, इसके बाद गोदावरी नदी है, इसके बाद कृष्णा है, इसके बाद कावेरी नदी है। ये सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर और पूर्वी भारत की ओर बहती हुई आकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे निक्षेप लाते हैं और यहाँ पे इस तरह से इन क्षेत्रों में बहुत सारा जलोढ़ मिट्टी को ले आती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर है, देखिए इस तरह से अगर है, ये सारी नदियाँ अगर इसकी ओर बहती हुई आएंगे, सॉरी इसको इस तरह से बनाइए, इस दिशा में बहती हैं, इस तरह से देखेंगे तो ये सारी जो नदियाँ हैं वो जब बहती हुई आएंगी तो ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से पहाड़ी रूप में नहीं मिलता है, इसी कारण, क्योंकि इनसे नदियाँ होकर आकर बहती हैं और इसको पार करती हैं, तो ये कटा हुआ क्षेत्र मिलता है। ठीक है, आगे कहता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की अरमाकोंडा, जो विशाखापट्टनम चोटी भी बोला जाता है, वह है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरमाकोंडा है। आगे कहता है कि पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी या उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट में 3 पहाड़ियों को मेन रूप से जानना है। तो उत्तर में उत्तरी सरकार या उत्तरी पहाड़ी बोलते हैं, मध्य में जो है वो कुडप्पा पहाड़ी है और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी है। आगे चलते हैं तो कहता है कि नल्लामलाई या एर्रामल्ला, बेनीकोंडा, पालकोंडा, कुडप्पा पहाड़ी, सेवराय व जवादी जो है तमिलनाडु पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, कुडप्पा पहाड़ी, सेवराय व जलानी, तमिलनाडु प्रदेश के तमिलनाडु पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहता है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर। ये क्वेश्चन भी आता है कि पूर्वी घाट की जो है औसत ऊंचाई वो कितनी है, तो 600 मीटर है। आगे कहता है कि यद्यपि दक्षिण
में नीलगिरी क्षेत्र के निकट यह सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। तो पूर्वी घाट जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर प्राप्त करेगी? तो नीलगिरी क्षेत्र में, यानी नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो भाग है भू आकृति का, भारत की भू आकृति का, वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे इस तरह से, अगर ये मैप है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो इस तरह से है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आपको पंजाब से स्टार्ट होकर और ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा असम तक जाता है। इस तरह से ये जो क्षेत्र है वो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और ये बहुत ज़्यादा कृषि के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के उत्तम साधन भी हैं और समतल भूमि होने के कारण सिंचाई भी बहुत अच्छा से हो जाता है। और साथ में फसलों की पैदावार भी होती है, खाद्यान्न फसलें और विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है और इनके क्या पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में कहा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादन शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है। तो ये जो उत्तर भारत में हम लोग पहाड़ी देखते हैं, उसके नीचे उत्तर भारत की जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसके नीचे में जब हम लोग आएंगे, उसके नीचे में जब आएंगे तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की विशाल मैदान हम लोग को मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर भारत, जिसे हम लोग उत्तर भारत की विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। तो ये सारे जो मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उनका जो विशाल मैदान है उसी को उत्तर भारत का विशाल मैदान है कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो जो उत्तर भारत की जो पर्वतमाला है हिमालय, उसके नीचे में पड़ता है। आगे है कि इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। अगर टोटल हम लोग पंजाब से लेकर के अगर हम लोग असम तक जाएं तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 3200 किलोमीटर होती है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर होती है। आगे कहता है कि यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। तो यह जो मैदान है वो किस तरह से निर्मित है, किस मिट्टी से? तो जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। आगे कहता है कि जिसमें जलोढ़ का निक्षेप 200 मीटर की गहराई तक मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप कितना मीटर की गहराई तक मिलता है? तो वह 2000 मीटर की गहराई तक मिलता है। आगे कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि तेथिस भूसन्निधि के निरंतर संकरे होने और अवसादों के उसमें निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदान का भाग का निर्माण हुआ है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पे 33 सागर पहले हुआ करता था, और बाद में जब यही जो 33 सागर है वो धीरे धीरे पतला होते गया, कमता गया। और क्यों कमा? क्योंकि इसमें अवसादों का जमाव होने लगा, और अवसादों के जमाव होने से ही इसी प्रक्रिया से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हो गया। और ये निर्माण हमारे लिए हालांकि बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, वाणिज्य और इंडस्ट्रियल एरिया भी लगाए गए हैं। आगे कहता है कि इन मैदानों में उच्चावतन अत्यंत सम है एवं कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है। अब जब मैदानी भाग है तो यहाँ पर ऊंचा नीचा तो होगा नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा तो क्षेत्र होगा नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, और कहीं ऐसा भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ बहुत कम गढ़ा, बहुत ज़्यादा गढ़ा हो। तो इस तरह से यह जो क्षेत्र है वो बहुत सम रूप से है, समान रूप से है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है कहीं पर भी 204 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं मिलती है। आगे कहता है कि अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान के जल विभाजन का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं। देखिए अंबाला कहाँ है? तो पंजाब में है, और पंजाब के क्षेत्र में अंबाला जो क्षेत्र है उससे अगर मान लीजिए अगर ये अंबाला का क्षेत्र है तो ये जल विभाजन का कार्य इसलिए करेगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन और क्षेत्रों की तुलना में, मैदानी भाग के क्षेत्रों की तुलना में ये ऊंचाई पर है। इसलिए इसके जो पूर्व की ओर की नदियाँ होंगी वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, इस तरह से गिरती है, ठीक है। और पश्चिम की जो और नदियाँ होंगी वो जाकर अरब सागर में गिरेंगी, ठीक है।
आगे कहता है विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था उसके हम लोग 4 भागों में बांट दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे कहता है कि पहला जो भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो पहला भाग है वो है भावर प्रदेश। और भावर प्रदेश क्या है? यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। अब आपको बता दूं कि हिमालय का जो भाग है उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था इस तरह से, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय बोलते हैं, और इसके बाद शिवालिक था। ठीक है दोस्तों, तो जो शिवालिक है सबसे निचला भाग है शिवालिक, उसके ठीक नीचे तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक। सिंधु नदी कहाँ पर बहती है? तो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में बहती है, और वहाँ से लेकर के तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी कहाँ है? तो तीस्ता नदी सिक्किम में है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उन दोनों रूप में वहाँ पर भावर प्रदेश मिलता है। और इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, 8 से 16 किलोमीटर होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो उत्तरी भारत की जो मैदान है, विशाल मैदान है, उसको 4 भागों में इस रूप में बांटा गया है। 4 भाग में ये पहला भावर प्रदेश है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। जो कहाँ है? तो शिवालिक जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है उसके ठीक नीचे में पड़ता है। आगे कहता है कि कंकड़ पत्थरी बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता सरंधता है कि नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। ये आप जान लें कि मान लीजिए यहाँ पर एक तो शिवालिक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र के जस्ट नीचे कंकड़ तो होगा ही, ढेर सारा पत्थर होंगे। तो इन क्षेत्रों में जब नदियाँ आती हैं तो अंदर ही विलीन हो जाती हैं, क्योंकि नदियों के पानी को रिसाव हो जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। सरंधता यानी कि बहुत सारे छिद्र होते हैं, क्योंकि पहाड़ी और कंकड़ी क्षेत्र है तो उसमें अंदर की ओर खो जाती हैं नदियाँ। आगे इसके जो बाद का जो क्षेत्र है, दूसरा भाग है, वो तराई प्रदेश है। अब उत्तर भारत के मैदानी भाग का जो दूसरा भाग होगा, पहला तो भावर था और दूसरा तराई है। तराई यह है, तराई के बारे में जानते हैं कि यह भावर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है, और जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। तो पहला जो भावर प्रदेश था उसके बाद अगर 15 से 30 किलोमीटर जाते हैं तो चौड़ी 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी मिलेगी, और यह दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह एक दलदली क्षेत्र बन गया है। यहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता है और वर्षा अधिक होती है तो दलदली क्षेत्र बना हुआ है। भावर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि यह दलदली क्षेत्र है और यहाँ पे कंकड़ वगैरह का कोई बात है नहीं। तो जो नदियाँ नीचे की ओर से बह रही थी, कंकड़ के नीचे की ओर से बह रही थी, वो बाद में फिर जब दलदली क्षेत्र में आएगी, तराई प्रदेश में आएगी, तो वह ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कि परंतु इसकी गति धीमी रहती है। अब दलदली क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या होगा, गति धीमी रहेगी। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है जहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार मिलता है। तो तराई प्रदेशों में वनों का बहुत घना आबादी है, बहुत घना मिलता है वन, और यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद उत्तर भारत का जो मैदान है उसका तीसरा जो भाग है वो बांगर प्रदेश है। पहला जो हम लोग देखे थे वो आप लोग भावर प्रदेश देखे थे, दूसरा तराई प्रदेश देखे, और तीसरा तो है वो बांगर प्रदेश है। बांगर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यह मैदानी भागों का एक उच्च भाग है। ठीक है, आप अगर दोस्तों, हो सकता है आपको ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो लग रहा हो, लेकिन आप जान लें कि थोड़ा रोक कर आप रेस्ट ले सकते हैं और स्पीड को अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे तो बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है बांगर प्रदेश के बारे में कि यह मैदानी भाग का वह उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। तो यह बांगर प्रदेश जो है वह उच्च भाग होता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी के निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बांगर प्रदेश जो है वो क्या है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं, तो इसी से निर्मित होता है, और ये अधिक मात्रा में कंकड़ और रेत मिलेंगे। छोटे छोटे कंकड़ रेत मिलते हैं, जो हम लोगों को भावर प्रदेश में जो मिलते थे वो बड़े आकार में थे, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ और रेत छोटे छोटे मिलेंगे।
यहाँ जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थर के कारण असमतल व उच्च भूमि बन जाती है, तो इन क्षेत्रों में कैसा बनेगा, उच्च भूमि बन जाएगा। उसे स्थानीय नाम भूंड के नाम से जानते हैं, भूड़ के नाम से जानते हैं। तो भूड़ के नाम से किसको बोल जानेंगे, तो जो बांगर प्रदेश है वहाँ पे कहीं कहीं उच्च क्षेत्र अगर बनेगा तो उसी उसी को भूंड बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब की उत्तरी भाग में यह भूंड निक्षेपों के रूप में मिलता है। तो गंगा यमुना का जो दोआब है उस क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं। अब चौथा जो उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है उसका भाग है, वह है खादर प्रदेश। ये कहता है खादर प्रदेश के बारे में कि यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी को लाती है। खादर मिट्टी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर कहते हैं। और जहाँ बाढ़ बार बार आता है तो वहाँ नदियाँ ऊपर से मिट्टी को, नई मिट्टी को लाकर जमाती है और उसी से खादर प्रदेश बनता है। और इसी कारण नई उर्वर मिट्टी यहाँ पर आती है नदियों के बाढ़ के द्वारा। अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। तो कछारी प्रदेश किसको कहेंगे, तो खादर प्रदेश को। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। तो डेल्टा प्रदेश के रूप में किसका विस्तार हुआ है, खादर प्रदेश को। एक्चुअली होता क्या है कि जब नदियाँ ऊपर से मिट्टी लाकर जब वो समुद्र में गिरने लगती हैं तो उस समय बहुत मात्रा में, काफ़ी मात्रा में मिट्टी को उस क्षेत्रों में मुहाने पर फैलती है या लाकर रखती है। उसी से डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला हुआ है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका नाम क्या है, तो नीलगिरी, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के बारे में मैदानी भाग का थोड़ा कुछ उपयोग बताया हुआ है। कहता है कि पंजाब से असम तक विस्तृत इस मैदानी भाग की संरचना में स्थानीय भिन्नताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। अब जब इतना विशाल क्षेत्र में मैदानी भाग विस्तृत है पंजाब से असम तक, तो इस क्षेत्रों में स्थानीय भिन्नता तो मिलेंगे ही। आगे कहता है कि पंजाब के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है। तो पंजाब के पश्चिम में बांगर से निर्मित है, और पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ प्राचीन काल में आर्यों ने अपनी पहली बस्ती बनाई थी, वहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर दोआब का क्रम इस प्रकार मिलता है। तो आप जान लें कि पंजाब के उत्तर क्षेत्र में, पंजाब जो भारत का जो पंजाब है उसके उत्तर के क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे 7 नदियाँ मिलती हैं, छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर। ऐसे 5 नदियों के कारण ही पंजाब का जो नाम है वो पंजाब पड़ा है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा सिंधु नदी, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। इस तरह से 5 नदियाँ हैं। आगे कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दोआब का क्रम इस तरह से मिलता है। दोआब का जो क्षेत्र है वो सबसे पहले तो सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब उसको बोलते हैं। झेलम चिनाब का जो दोआब होगा छाछ दोआब बोलेंगे उसको। तो दोस्तों आगे अगर देखें हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु झेलम का जो क्षेत्र है उसका दोआब होगा वो सिंधु सागर दोआब कहलाएगा। देखिए, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोला जाता है। आगे कहता है कि झेलम चिनाब का जो छाछ दोआब उसको बोला जाएगा। उसके बाद चिनाब रावी का जो होगा वो रेचना दोआब बोला जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि रेचना दोआब किन किन नदियों के से बनता है, तो चिनाब रावी से। इसके बाद रावी ब्यास का जो होगा वो बारी दोआब होगा। ब्यास सतलज का जो होगा वो विस्त दोआब होगा, और सतलज सरस्वती का जो होगा उसको सतलज सरस्वती का दोआब बोलेंगे। आगे कहता है कि सरस्वती के लुप्त होने से अब सतलज सरस्वती दोआब का अस्तित्व नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि सरस्वती नदी का जो है लुप्त हो चुका है, सरस्वती नदी हो चुकी है, तो अब इसका जो सरस्वती और सतलज का जो दोआब होगा वो अब नहीं मिलता है। आगे कहता है कि सतलज की पुरानी धारा ही राजस्थान में घग्गर के नाम से जानी जाती है। तो घग्गर जो है राजस्थान में जो बहती है वो सतलज की ही पुरानी धारा है। आगे है कि पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ने पर गंगा यमुना का दोआब मिलता है।
जो पुराने बांगर जलोढ़ से निर्मित है। तो गंगा यमुना का जो दोआब है वो कहाँ मिलेगा? पंजाब से हम जब पूर्व की ओर बढ़ेंगे तब वो मिलेगा। और ये किस तरह का मिट्टी से बना हुआ है? तो पुराने बांगर जलोढ़ से बना हुआ है। नए जलोढ़ से बनी खादर भूमि से भिन्न होती है, और यह जो है नए जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं खादर, उससे ये भिन्न होती है। इसमें 15 से 10 मीटर की ऊंचाई मिलती है। तो इनका जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वांगर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 से 30 मीटर तक। आगे कहता है कि इन दोनों के कारण बनी ढाल का स्थानीय नाम जो है वो खोल होता है। तो जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो ढाल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? खोल बोला जाएगा। आगे कहता है कि गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न नदियों के जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख मिलते हैं। तो गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में हमको क्या मिलेगा? विभिन्न नदियों से जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख मिलेंगे। आगे है कि बंगाल का डेल्टाई मैदान अत्यधिक आर्द्रता युक्त प्रायः दलदली क्षेत्र है। तो बंगाल में जब यही नदियाँ जाती है, जब बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करेगी, जब जाएगी वहाँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता मिलेगी और वो क्षेत्र क्या होगी? दलदली होगी, क्योंकि वहाँ पे ढाल की कमी है। ढाल बोले तो स्लोप की कमी है, जिस कारण वहाँ पे दलदली क्षेत्र मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार एवं हुबली के बीच के क्षेत्र को गिरपदीय मैदान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि कई बार पूछा गया है कि गिरपदीय मैदान किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार और हुगली का जो हुगली नदी है और प्रायद्वीपीय पठार है, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गिरिपदीय मैदान कहते हैं। यहाँ लेटेराइट संरचना जैसे बारिंद क्षेत्र भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो इन क्षेत्रों में गिरिपदीय मैदान के क्षेत्र में लेटेराइट संरचना, जिसको जैसे बोलते हैं बारिंद क्षेत्र, उस तरह के भी क्षेत्र फैले हुए हैं। असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ वेदिकाएँ मिलती हैं। तो असम की ओर जब हम लोग जाएंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनसे बहा कर लाई गई जलोढ़ वेदिकाएँ भी मिलती हैं। आगे कहता है उत्तर भारतीय मैदान आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अत्यंत उर्वरक भूमि है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो उत्तर भारत की जो मैदानी भाग है वो अत्यधिक उर्वर है। क्यों उर्वर है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा और सिंचाई दोनों ही मिल जाता है। अतः यहाँ कृषि कार्य सहजता से संभव हो पाते हैं, क्योंकि सिंचाई भी हो जाती है और भूमि भी समतल है, वर्षा भी काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होती है, तो कृषि कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। सड़क व रेल मार्गों के कारण यहाँ वाणिज्य व्यवसाय का समुचित विकास हुआ है। देखिए, जब भूमि समतल होती है तो सड़क बनाने में या रेल मार्ग की व्यवस्था करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो उत्तर भारत की जो मैदानी क्षेत्र है उसमें रेलगाड़ी और सड़कों का विस्तार हुआ है, जिस कारण वाणिज्य व्यापार में भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। वाणिज्य व्यापार का एक कारण ये भी है कि कच्चा माल भी यहाँ से मिल जाता है आसानी से, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इन्हीं कारणों से इन मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या का बसाव मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे बसे हुए हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो चौथा जो भारत की भू आकृति है वह तटवर्ती मैदान है। तो हम तटवर्ती मैदान के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिनसे क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। देखिए, आप जब मैप में देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से अगर प्रायद्वीपीय भारत है तो इसमें ये हम लोग देखे थे कि ये पश्चिमी घाट था और ये पूर्वी घाट था, और पूर्वी घाट कटा छटा था। पूर्वी घाट का जो पर्वत था वो कटा छटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो पर्वतमाला है और ये जो तट है, उन दोनों के बीच में जो ये थोड़ा सा संकरा, मतलब बहुत पतला सा जो क्षेत्र है, यही जो है मैदानी भाग है, और इसी को पश्चिमी घाट तटीय मैदान बोलते हैं। और इस तरह से पूर्व की ओर जो मिलेगा उसको बोलेंगे पूर्वी मैदान घाट, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे। आगे कहता है कि इनका निर्माण जो है सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए स्रोतों के जमाव से हुआ है।
अब इसको समझिए कि पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो सागर का जो तरंग आता है, यानी कि जो सागर की जो जलें जो आती जाती रहती हैं, उनसे जो मट्टी होती है उसका अपरदन होता है, यानी कटाव होता है, निक्षेपण होता है। साथ में जो पठारी नदियां हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ये सारी नदियाँ जो हैं वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी को लाकर जो मुहाने पर ले आती हैं, तो इस कारण से भी इनका निर्माण हुआ है। यानी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण सागरीय तरंगों से और साथ में पठारी नदियों के द्वारा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान जो है गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक इस तरह से, अगर ये पश्चिमी घाट है तो यहाँ अगर गुजरात है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है इस क्षेत्र में। ठीक है, आगे कहता है कि यह संकरी जलोढ़ पट्टी है, बहुत पतला है, संकरी है, और जलोढ़ पट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है इस क्षेत्र में, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है और बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई किस क्षेत्र में है, तो नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर। कच्छ कठियावाड़ा क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों का प्रधानता है। समुद्री निक्षेप कहाँ पर मिलते हैं, समुद्री निक्षेप का मतलब है कि समुद्र के जीव जंतु जो मर जाते हैं उनका जो अवशेष होता है उसी को समुद्री निक्षेप बोला जाता है। तो कच्छ का रन जो कहाँ है, गुजरात में है, और कठियावाड़ा जो गुजरात का ही क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में समुद्री निक्षेप मिलती है। कठियावाड़ा के मैदानी भाग में रेगड़ मिट्टी यानी काली मिट्टी का अवक्षेप भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान जो है उसको कोंकण तट बोला जाएगा। तो गुजरात से गोवा तक के तट को क्या बोलेंगे, कोंकण तट बोलेंगे। कोंकण तट बार बार पूछा जाता है। आगे कहता है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक, यानी गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का जो क्षेत्र होगा उसको कन्नड़ तट बोला जाएगा। तो गोवा से सबसे पहले देखते हैं, गुजरात से गोवा कोंकण, और गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक के मंगलूर तो कन्नड़ तट। यह अत्यधिक संकरी मैदानी भाग है, बहुत पतला है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा मिलते हैं और तट उतना चौड़ा हो नहीं पाया है। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को मलाबार तट कहते हैं, यद्यपि कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। देखिए, मंगलोर से, कर्नाटक का जो मंगलोर है वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को मलाबार तट ही बोला जाता है, लेकिन कभी कभी जो कन्नड़ तट हम बोले थे गोवा से मंगलोर तक के, उसको भी मलाबार में रख लिया जाता है। आगे कहता है कि मलाबार तट के पश्च जल, मलाबार तट में पश्च जल यानी बैक वाटर एवं लैगूनों की प्रधानता है, जिसे कयाल कहा जाता है। अब जान लीजिए, जब समुद्र का पानी जब मैदानी भागों में प्रवेश करेगा इस तरह से, और इसके बाद जब मैदानी भाग या जो तट होंगे वो इस पानी को चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है, और इनका रास्ता बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो निर्माण होगा, जलाशय का निर्माण होगा, उसी को लैगून बोलते हैं। ठीक है, और इसी को कयाल बोला जाता है, या पश्च जल इसी को बोला जाता है, जो जल इसमें आ जाता है। तो मलाबार तट पे इसकी ज़्यादा प्रधानता होती है। ये जलीय भाग हैं जो स्थल द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं, ये बात मैंने अभी बताया। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी है। अब देखिए, चूँकि पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा संख्या में पर्वत था और वहाँ पर नदी भी उस ओर नहीं बहती है, लेकिन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि एवं नदियों के डेल्टाई भाग में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। तो एक अगर हम लोग जब पूर्वी तट की ओर आते हैं, एक तो इस ओर बहुत सारी नदियाँ आकर पश्चिमी तट से आकर पूर्वी तट की ओर ज़्यादातर नदियाँ आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस कारण जब ये लोग जलोढ़ मिट्टी को लाएंगे और तटों पर पहुँचाएंगे तो इससे ज़्यादा मात्रा में जो है वो मैदानी भाग का विस्तार हुआ है, ये बात है। और दूसरी कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र कम है तो ज़्यादा मैदानी क्षेत्र का विस्तार है।
दक्षिण भारत में इसकी अधिक चौड़ाई मिलती है। जब जैसे जैसे हम दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर, ये जो तट है इसमें जैसे जैसे हम दक्षिणी भारत की ओर बढ़ेंगे तो इसका जो चौड़ाई है मैदानी भाग का, पूर्वी तटीय मैदान का, वो बढ़ते जाएगा। आगे कहता है कि उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्कल तट, कलिंग तट एवं उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा उस उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है या उत्कल तट कहा जाता है। इसी को कलिंग तट भी कहा जाता है। जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक के विस्तृत आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो आप सिंपल जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। ऐसे आप जब कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो तट होगा उसको गोलकुंडा तट बोला जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं तो बोलता है कि लौटती हुई मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। किस प्रदेश में? तो कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। कम कटा छटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय एवं बंदरगाहों की कमी है। ये जो तट है पूर्वी तट वो कटा छटा हुआ कम है, इस कारण यहाँ पे बंदरगाह ज़्यादा नहीं मिलते हैं और पोताश्रयों का निर्माण भी यहाँ नहीं होता है। कहीं कहीं लैगून का निर्माण भी मिलता है। उदाहरण के लिए चिल्का जो झील है वो किस तरह का झील है? तो लैगून झील है। कोल्लेरू और पुलिकट भी लैगून झील है। आगे कहता है कि पुलिकट झील किसके बीच है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पुलिकट झील मिलेगा। आगे कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या का क्षेत्र है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो है वो ज़्यादा संकरी नहीं है, यानी कि ज़्यादा चौड़ी है। इस कारण यहाँ पर कृषि कार्य पाते हैं और घने जनसंख्या भी मिलते हैं। आगे है कि दोनों तटों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक काल में भूसंचरण के कारण दोनों ही तटीय भागों में निम्नजन एवं उमजन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भूसंचलन के कारण निम्नजन और उमजन का प्रमाण मिला है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट निम्नजन एवं कक्ष के निकट उत्थान के प्रमाण मिले हैं। निम्नजन मतलब जहाँ पे समुद्र तट से कोई क्षेत्र डूब जाता है, उसके बारे में है। आगे कहता है कि इसी प्रकार पूर्वी तट के उत्तरी भागों में उत्थान एवं दक्षिणी भागों में स्थित तानेवेली एवं पुदुचेरी के निकट निम्नजन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो है द्वीपीय भाग को देखेंगे और भारत के जो द्वीप समूह हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पहले मैं मैप में दिखा दूं कि ये अगर भारत है, आप देख सकें तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप है। इन दोनों के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले देखिए ये जो क्षेत्र है, ये इसके बारे में, इसका फ़ोटो मैं इधर लेकर जूम करके लिए हुए हूँ। तो इसको पहले देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें देखिए इसका जो सबसे उत्तरी सीमा है वहाँ पर कोको द्वीप है, जो किसका द्वीप है? म्यांमार देश का है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भारत का पूर्वी तट है इधर, इसी के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर में कोको द्वीप है जो म्यांमार का द्वीप है, और यहीं पे चीन जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण कक्ष जो है बनाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अंडमान निकोबार कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे उत्तर में जो है लैंडफॉल द्वीप है, ये भारत का ही हिस्सा है। इसके बाद उत्तरी अंडमान है, इसके बाद मध्य अंडमान है, और इन दोनों के बीच में बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कैसा है? भारत का द्वीप है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। तो भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है, वो बैरन द्वीप है। और कहाँ है वो? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद ये मध्य अंडमान है, इसके बाद दक्षिणी अंडमान है।
जिसमें लॉन्ग द्वीप आपको मिलेगा। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो आप देखेंगे, इसके नीचे अगर आएंगे तो दक्षिणी अंडमान मिलेगा, और तो मध्य अंडमान के ऊपर उत्तरी अंडमान और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान। इसके बाद लिटिल अंडमान मिलता है। अब जब उसके नीचे आएंगे हम लोग तो आप देखिएगा कि 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके मध्य है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप पहले आप यहाँ पे मैप में ही देख लीजिए कि ये जो लिटिल अंडमान है और ये जो कार निकोबार द्वीप है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो इस तरह से जब आप मैप में देखिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। और अगर आपके पास एटलस हो या कोई भी मैप हो तो उसमें आप पेंसिल से इन दोनों को घेर दीजिए, इसको घेर दीजिएगा और इसको घेर दीजिएगा, और साथ में 10 डिग्री चैनल को भी इस तरह से टिक लगा दीजिएगा। आगे अगर उसके नीचे में आते हैं तो टेरेसा द्वीप है। सबसे नीचे अगर आते हैं तो निकोबार द्वीप है, लिटिल निकोबार भी इसमें है, और निकोबार द्वीप में ही आपको इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसके और अगर पश्चिमी तट की ओर चलते हैं तो लक्षद्वीप मिलता है। और लक्षद्वीप के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि ये जो लक्षद्वीप है, देखिए ये मालाबार तट था, हम लोग पहले ही पढ़े थे, पश्चिमी तट पर मालाबार तट है। तो मनिकाय द्वीप और जो उत्तर में जो ये है कल्पेनी द्वीप, इन दोनों के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल स्थित है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि अंडमान और लक्षद्वीप और मनिकाय द्वीप के बीच में कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल स्थित है। इसके बाद अगर हम लोग 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव, इधर इसके नीचे में इधर मालदीव है, मालदीव और मलिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्वीपीय भाग को मैप में देख लिया है हमने। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि क्या महेश बर्णवाल सर ने इसके बारे में लिखा है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन अब ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है और इतना बड़ा है तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। 5वां पार्ट जो है भारत के भू आकृति का, वह द्वीप समूह है। द्वीप समूह के बारे में अगर बात करें तो द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर सागरीय जल का प्रसार होता है। यानी बीच में भाग हो, स्थल भाग हो, और चारों ओर पानी हो, तो उसी को द्वीप बोलते हैं। ये महासागर, सागर, झील व नदी आदि से भी कहीं पर भी पाया जा सकता है। यानी द्वीप महासागर, सागर, झील और नदी कहीं पर भी निर्मित हो सकता है। ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग होते हैं। अगर हम लोग समुद्र क्षेत्रों में देखें तो जलमग्न जो पर्वत हैं, पर्वतों के ही जो ऊंचा भाग होता है वही मुख्य रूप से द्वीप होता है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कहता है कि भारत के द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप प्रमुख हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। म्यांमार स्थित अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। देखिए म्यांमार देश जो है उसमें एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है अराकान योमा, और उसी का दक्षिणी भाग जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो जलमग्न हो चुका है, और उसके कुछ जो चोटी हैं वही दिखलाई देते हैं। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप है। आगे कहता है कि कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो कोको जलमार्ग और लैंडफॉल द्वीप को कौन अलग, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को कौन अलग करेगा, तो कोको जलमार्ग अलग करेगा। और इसी कोको द्वीप पर चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया है। नारकोंडम द्वीप में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी मिलते हैं जो भारत के क्षेत्र में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर नारकोंडम द्वीप को जाने तो वहाँ पे 2 सुषुप्त ज्वालामुखी मिलते हैं, और साथ में बैरम द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है। ये दोनों बातें मैंने पहले भी बताया है। आगे कहता है कि उत्तरी अंडमान एवं एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। तो सैंडल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो उत्तरी अंडमान की। ठीक है, आगे कहता है कि यहाँ सदाहरित वनों का भी क्षेत्र है। तो अंडमान में क्या है, सदाहरित वनों का क्षेत्र मिलता है।
उत्तरी अंडमान में। आगे कहता है कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मध्य अंडमान है। आगे देखिए, जो मध्य में रहेगा अगर द्वीप के रूप में तो सबसे बड़ा ही होगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर प्रसिद्ध सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में। या सेलुलर जेल जो था, जो अंग्रेज़ों के समय में बहुत प्रचलित था, वो भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे कि माउंट हैरियट व हैवलॉक यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप हैं, यहाँ जहाँ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, और वो कहाँ है, माउंट हैरियट में और हैवलॉक में। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग होता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल है, अभी मैंने मैप में दिखलाया था। आगे है कि ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है, ये भी मैंने दिखलाया है। आगे कहता है कि यहाँ अनेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं। जब हम लोग जीव मंडल में पढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे कहता है कि नॉनकारी द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। तो नॉनकारी कहाँ का द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह का। अब चलते हैं दोस्तों भारत के पश्चिमी और जो है पश्चिमी समुद्र में जो स्थित है लक्षद्वीप, उसके बारे में जानते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप परवाल निर्मित द्वीप है। किस तरह का द्वीप है, तो परवाल निर्मित द्वीप है। अगर अंडमान निकोबार के बारे में जाने तो वो पर्वत का ही एक भाग था, ठीक है, अराकानियोमा का। लेकिन लक्षद्वीप जो है परवाल निर्मित द्वीप है। परवाल निर्मित द्वीप कहने का मतलब है कि समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं के शरीर के निक्षेपों से निर्मित होता है, ठीक है। आगे है कि ये अंतरसागरीय चबूतरों पर चूने का पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजर से निर्मित हुआ है। देखा, मैंने कहा ही। तो ये किस तरह से मूंगा जीवों के अस्थिपंजर से निर्मित हुआ है। ये दोनों द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ये द्रोता द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि अमीन द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अमीनी द्वीप क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का राजधानी है। तो कावारती का है राजधानी है। यह मनिकाय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो कावारती और मनिकाय के बीच में कौन से चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल स्थित है। मनिकाय द्वीप जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। ये भी मैंने कहा कि ऐसे आप याद रखिए कि मालदीव से ऊपर मनिकाय द्वीप, तो उसके बीच में 8 डिग्री चैनल, और मनिकाय से ऊपर अगर कावारती द्वीप है तो इसके बीच में 9 डिग्री चैनल। आगे है कि मूंगा चट्टानों से निर्मित ये द्वीप जैव विविधता का विशाल भंडार है, यानी कि जीवों का बहुत ज़्यादा विविधता यहाँ पर मिलता है। इस तरह से ये द्वीप की आप आकृति देख सकते हैं लक्षद्वीप का। ऐसे मैंने आपको मैप में भी दिखला दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज नोट करते हैं आज का सवाल जो बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़कर। क्वेश्चन है कि भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कर मानचित्र सहित उसका वर्णन कीजिए। और दूसरा, ये जो है 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं विकास की विवेचना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, और अगर इससे संतुष्ट हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में फैलाएं ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5वीं वीडियो में हम लोग भारत के और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे और पूरी तरह से भारत का जो ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, उसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद विश्व भूगोल की ओर भी चलेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको
चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसका भी इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज़ है उसको कराया जा रहा है, जिसमें आपको 1100 प्रश्न को टोटल कराया जा रहा है। तो आप उससे भी जुड़े और फ़ायदा लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।